कैसी चल रही है सबकी DSSB स्पेशल एजुकेशन की तैयारी। दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है एक शिक्षक बनने का हमारे लिए दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, बीच में भी लेक्चर क्लास हुए थे और आज हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब तक का हमारा जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था तो हम क्या 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 180 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 181 से लेके 200 तक, ठीक है, यानी कि 181 से लेके 200, यानी कि आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। 20 प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। लास्ट की जो लेक्चर वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर डिसेबिलिटी में कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है, तो एक बार आप उसको जरूर देखिए, इग्नोर मत कीजिए। और अब से पहले की क्वेश्चन सीरीज की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें DSSB स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन सीरीज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और टॉपिक सबसे पहले DSSB की एग्जाम की ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, दोनों में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस मैंने उसमें सेव कर रखी है, तो आप देख सकते हैं जाके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाकी क्वेश्चन आंसर। देखिए सबसे पहला कह रहे हैं 181, देखिए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, ठीक है, वह अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि उन्होंने उस अवस्था को पूछा है जब बच्चा तार्किक रूप से, ध्यान रखना है हमें शब्दों पर, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, या बच्चे की वह अवस्था कौन सी कहलाती है जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं में विभेदीकरण कह सकते हैं या घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और सभी जानते हैं ये कहां से आया क्वेश्चन, जीन पियाजे की जो उन्होंने अवस्थाएं बताई है विकास की, वो है, ठीक है, सीखने की। उसके बाद देखिए दोस्तों 182 देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा भाषा सीखता है या सीखने का कह रहे हैं, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने के किस कारक, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जिस पर बच्चे के सीखने का महत्वपूर्ण बल देते हैं। बहुत सारे कारक होते हैं हमारे, ठीक है, उन कारकों में से एक बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार जिस पर कहते हैं कि बच्चा उस कारक से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है या उस कारक से बहुत ज्यादा सीखता है। तो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक पूछा है उन्होंने, तो वह है सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। देखिए दोस्तों जहां भी आपको वाइगोत्स्की नजर आए और बच्चे की सीखने की या भाषा सीखने की बात हो रही है ना, तो समाज आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा, या जहां समाज की बात हो रही है, सामाजिक की बात हो रही है, वहां आप देख लीजिए वाइगोत्स्की है। नैतिक की बात हो रही है, वहां कोलबर्ग है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने दिए हैं या जो बात करते हैं, तो इन्होंने सामाजिक भाषा विकास के लिए भी बच्चे को कहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया या वार्तालाप, ठीक है। इन्होंने कहा है कि समाज के बाहर बच्चे का समाज के बिना बच्चे में भाषा विकास नहीं हो पाता, यानी कि इन्होंने समाज को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है दोस्तों। तो इनका जो कारक है, जिस कारक पे बच्चे के सीखने का बल महत्वपूर्ण बल देते हैं वाइगोत्स्की, तो वो है सामाजिक कारक, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों 183 देखिए, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होता है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, या बहुत सारा समूह हम मान लेते हैं, वहां पर एक किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अगर चार व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकते, लेकिन उनमें किस किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। हो सकता है रुचि एक हो, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट एक जैसा होता है, हम कहते हैं वाह हमारे इंटरेस्ट रुचियां एक जैसी हैं, ठीक है, सोच एक जैसी है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज जिसमें भिन्नता पाई जाती है, तो वह है दोस्तों विकास की दर, यानी कि व्यक्तिगत
व्यक्तिगत विद्यार्थी, यहाँ पर व्यक्तिगत विद्यार्थी भी हो सकता है, या एक समूह के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे, या छात्र भी हो सकता है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होता है? तो विकास की दर में हमेशा हर एक व्यक्ति अलग अलग होगा, किसी की विकास की दर एक जैसी नहीं होती है। तो विकास की दर में, विकास की दर में, ठीक है। फिर कह रहे हैं 184, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। यानी कि एक प्राथमिक स्तर पर कोई प्राइमरी क्लास का टीचर है, जिसमें क्या है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका शिक्षक, ठीक है। तो कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे आ सकता है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए? क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जब प्राथमिक स्तर लगा दे, बस आपको ध्यान रखना है कि स्तर क्या पूछा है, प्राथमिक पूछा है, माध्यमिक पूछा है, ठीक है, या क्या पूछा है, या उच्च प्राथमिक पूछा है, या उच्च माध्यमिक पूछा है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वह बच्चों के साथ अच्छे से कार्य कर सके। फिर देखिए दोस्तों 185, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है अगर, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अभिप्रेरित शिक्षण क्या है, या अभिप्रेरित शिक्षण को कब, किसी शिक्षण को अभिप्रेरित शिक्षण कब माना जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछ लिया अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है अगर, यानी कि किसी शिक्षण कार्य को तब अभिप्रेरित शिक्षण माना जाएगा जब छात्र द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, तब अभिप्रेरित कक्षा होगी। और अभिप्रेरित कक्षा कब होगी या शिक्षण कब होगा? जब हमारा प्रभावशाली शिक्षण होगा, जब हमारा अभिरुचिपूर्ण शिक्षण होगा, जब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, इफेक्टिव टीचिंग होगी, तब बच्चे मोटिवेट होंगे और क्वेश्चन करेंगे आपसे, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों 186, निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो छोटे बच्चों की क्लास, प्राइमरी क्लास होगी, नर्सरी क्लास होगी दोस्तों, इसमें हम देखते हैं ज्यादातर हम बच्चों के साथ प्ले वे मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से इंटरेस्ट के साथ, अपनी रुचि के साथ और अच्छे से सीख सके। तो प्ले वे मेथड उन्होंने पूछा है कि खेल पद्धति मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है और क्यों निचली कक्षाओं में, यानी कि ताकि बच्चे खेल के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं और अवधारणा भी उनको स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उनका, छोटे से ही, बचपन से ही जब हम बच्चों को सिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर या मनोविज्ञान के सिद्धांत पर, ठीक है। तो किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? निचली कक्षाओं में खेल पद्धति, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 187, देखिए वह कौन सा स्थान है जहां छात्र के संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि वह स्थान बताइए जहां छात्र का, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, या हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में सोच समझ इतनी अच्छी है, उसका संज्ञानात्मक विकास हम कैसे कह सकते हैं, या ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बच्चा बहुत अच्छे रूप से संज्ञानात्मक रूप से कार्य करता है। और अब कब अवलोकन कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है, या यहाँ इन्होंने पूछा है परिभाषित, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा वह कौन सा स्थान है जहां छात्र का संज्ञानात्मक विकास का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकता है या मूल्यांकन किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो वह है स्थान है आपका विद्यालय और कक्षा
कक्षा का वातावरण, विद्यालय कक्षा का वातावरण। ठीक है, जहां पर क्या है, हम पूर्ण रूप से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को देख सकते हैं या हम उसका आकलन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, 188 देखिए दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक किस अवस्था में होता है? ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो कौन सी, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी अवस्था सबसे गहन और जटिल अवस्था है? ठीक है, सामाजिक, तो वह है किशोर अवस्था। या किशोर अवस्था के दौरान ज्यादा सही रहेगा। फिर कह रहे हैं 189 देखिए दोस्तों, भारतीय समाज की बहुभाषिता विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बदल के इस तरीके से भी मिल सकता है, कक्षा में बहुभाषिता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? या एक विषय के साथ अन्य विषय को पढ़ाना, उसमें क्या, या अन्य विषयों में भाषा का प्रयोग करना, या एक भाषा की कक्षा में अन्य विषयों को जोड़ना, तो वह किस रूप में देखा जाना चाहिए? यानी कि समाज की बहुभाषिता, ठीक है, विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए, जब एक बहुभाषिता क्लास है, कक्षा है, जहां पर क्या है, अलग अलग प्रदेशों से बच्चे आ रखे हैं, सबकी मातृभाषा अलग अलग है, तो क्या अगर सब बच्चों की मातृभाषा अलग होगी तो वह क्लास में इफेक्टिव होगा या अन्य बच्चों पर प्रभावित पड़ेगा? वो क्या होगा दोस्तों कि अन्य बच्चे एक दूसरे बच्चों की भाषा से प्रभावित होंगे। प्रभावित का मतलब ये है कि वे एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बच्चा कई भाषाओं की जानकारी दे सकता है, कई भाषाओं को बोल सकता है, तो उसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो समाज की बहुभाषिता विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में देखे जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 190, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी का एक उदाहरण, यानी कि सामाजिकरण की एक ऐसी निष्क्रिय एजेंसी का उदाहरण देना है जहां पर सामाजिकरण बिल्कुल निष्क्रिय हो, सोशलाइजेशन क्या हो, अनएक्टिव हो, जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात ना करता हो, तो वह एक उदाहरण है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन 191, बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले उपागमों में से कौन सा सबसे पुराना उपागम है? यानी कि बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले जो उपागम है उनमें से सबसे पुराना उपागम बताना है, तो है कालानुमितिक विश्लेषण। कालमितिक विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक, उसके बाद देखिए 192, कान का मध्य भाग किन अंगों से मिलकर बना है? कान का हमारे 3 भागों में बटा हुआ है ना भाग, तो दोस्तों मध्य भाग पूछा है उसने, मिडिल भाग, यानी कि कान का मध्य भाग मुख्यतः किन अंगों से मिलकर बना है? तो कौन कौन से अंग है? देखिए दोस्तों, बोन्स हो गई, आपकी मसल्स हो गई, ठीक है, विंडो हो गई, और इंचेटियन ट्यूब आता है, नली, स्टेचियन ट्यूब। ठीक है, इन 4 चीजों से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद देखिए 193, थायराइड ग्रंथि की विसंगति से संबंधित कौन सी स्थिति है? यानी कि थायराइड ग्रंथि से होने वाली विसंगत स्थिति बताइए। अब थायराइड ग्रंथि से प्रभावित, ठीक है, एक स्थिति है जो मैंने आपको बताया है, सभी जानते हैं, तो वह है दोस्तों क्रिटेनिज्म, यानी कि बौनापन, जो कि 2 अलग अलग प्रकार से असामान्यताएं हैं। और एक ड्वार्फिज्म पढ़ाया था मैंने, उसका भी मतलब बौनापन होता है, लेकिन ड्वार्फिज्म एक अलग कंडीशन है, और
जो क्रिटिनिज्म है वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन सिम्टम्स दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन कॉजेस दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि से विसंगति से संबंधित स्थिति है क्रिटिनिज्म। अब दोस्तों देखिए, क्रिटिनिज्म कैसे अलग है? थायराइड ग्रंथि से है। और ड्वार्फिज्म जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन की असामान्य उत्पादन प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना। और ड्वार्फिज्म के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, ड्वार्फिज्म अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वरना आप ड्वार्फिज्म में हिंदी डालेंगे आपको मिल जाएगा। स्पेशल एजुकेशन हब करके डालिए आप, और उसमें आप टॉपिक का नाम डालिए, आपको मिल जाएगा। और दोनों की डिफरेंसेस क्या है, क्रिटिनिज्म और ड्वार्फिज्म के डिफरेंसेस भी मैंने आपको करा रखे हैं, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 194 देखिए, क्यूड स्पीच का आविष्कार किसने किया? अब देखिए क्यूड स्पीच क्या है? पहले तो ये एक संचार प्रणाली है। ठीक है, क्यूड स्पीच क्या है? एक संचार प्रणाली है जो हम क्या है, बधिर यानी कि डेफ बच्चों के लिए या कम सुनने वाले बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार किया है दोस्तों ऑरेन कार्नेट ने। ठीक है, और कब विकसित किया? हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्यूड स्पीच का विकसित कब हुआ या कब बनाया गया, तो ये है 1966 में। ठीक है, और ये है एक संचार की एक दृश्य प्रणाली है क्यूड। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 देखिए, फैलेरियाज किस बच्चों में नहीं पाया जाता है? फैलेरिया दोस्तों एक कंडीशन है, एक बीमारी है जो कि आपने सुना होगा। फैलेरिया क्या है? ठीक है, फैलेरिया जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के हाथ पैर बहुत मोटे हो जाते हैं। ठीक है, पैर तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, जिनमें सुन्नापन आ जाता है एक तरीके से। तो फैलेरिया एक रोग है जो आप सभी लोग जानते होंगे। वह किन बच्चों में नहीं पाया जाता है? अगर हम बात करें कि किन बच्चों में नहीं देखने को मिलता है, तो वे बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चों में हमें देखने को नहीं मिलता है फैलेरिया। उसके बाद देखिए 196 देखिए, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों के भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? अब क्रिया प्रसूत का आ गया यहाँ पर। अगर आपने सिद्धांत सारे पढ़ रखे हैं, थ्योरीज पढ़ रखी है, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो कौन मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवादी है? तो वह है स्किनर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए किसने मनोवैज्ञानिक 197 देखिए, किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी? ये प्रश्न शायद दोबारा से पूछा गया है, और ये क्या है दोस्तों, व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी। लेकिन हमने क्वेश्चन अब से पहले ये पढ़ा था व्यवहारात्मक। ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तब हमने इसमें देखा था जीवी वाटसन। ठीक है, तो इसमें पूछा है मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी थी जॉन वी वॉटसन ने। जॉन वी वॉटसन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए 198 देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ठीक है, जबकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है कि एक व्यक्ति में कई अनेक प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक एबिलिटी पर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए 199, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है? यानी कि अवधारणाओं का विकास, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किस विकास, मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है? तो अवधारणात्मक क्रियाएं हम कहां से करते हैं? हमारा मस्तिष्क करता है, यानी संज्ञानात्मक रूप। संज्ञानात्मक रूप कौन सा विकास होगा? हमारा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का भाग है या हिस्सा है। ठीक,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन 200 देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस चिंतन से संबंधित है? याद है, यानी कि सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन जो है मुख्य रूप से किस चिंतन से संबंधित है? तो वह है अपसारी चिंतन। इसकी भी एक दिन हम एक क्या है लेक्चर क्लास कर देंगे, आपको समझ आएगा अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन, ठीक। तो दोस्तों आज भी हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं। अगर इन प्रश्नों में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा है या कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं या कुछ गलत लग रहा है और कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और अगर आपको कुछ पूछना है इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो दोस्तों, इतनी मेहनत आपको कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।